दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हाउसफुल शो विद नितिन के लेटेस्ट एपिसोड में। और आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो थे हेमंत मुखोपाध्याय उर्फ हेमंत कुमार। और आज हमारे गेस्ट स्पीकर फिर से हमारे बीच हैं पीयूष शर्मा जी, जो कि कनाडा से हैं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। बहुत बहुत और प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते नितिन जी। आपकी बहुत बहुत कृपा है और आपके सुनने वालों की बहुत कृपा है कि मुझे सुन रहे हैं। सुन ईश्वर रहे की कृपा है, ईश्वर की थैंक कृपा यू है। वेरी मच। हाँ, सब ईश्वर की कृपा होती है। सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू। बताइए शर्मा क्या। जी, मेरा पहला प्रश्न है, चूंकि आप हेमंत दा से व्यक्तिगत रूप से भी मिल चुके हैं, तो एक व्यक्ति के रूप में और एक कलाकार के रूप में आप उन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, हेमंत दा बहुत ही प्रतिभाशाली, प्रभावशाली व्यक्तित्व के मनुष्य थे। हेमंत कुमार बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी उनकी। वो 6 फुट 2 इंच के इंसान थे जी और जी। देखने में अच्छे थे, सुंदर थे। एंड सफेद धोती कुर्ता पहनते थे हमेशा। तो मतलब ऐसे सामने खड़े हों तो बहुत अच्छे लगते थे देखने में। बहुत इम्प्रेसिव लगते थे, आप इम्प्रेस हो जाते थे उनसे देखकर। और आवाज तो उनकी थी ही बहुत अच्छी। तो जब वो बातें भी करते थे और कुछ भी बोलते थे तो उनकी वो डीप आवाज, रेजोनेटिंग वॉइस जो होती थी, बड़ी अच्छी लगती थी। तो जी जी। देखने में तो प्रतिभा उनकी बहुत अच्छी थी और बहुत सुंदर लगते थे वो देखने में। और मैं जब मिला था उनसे तो मैंने देखा था कि बड़े शांत और ठंडे स्वभाव के इंसान हैं। एक्साइटेड वेक्साइटेड नहीं होते थे। उल्टी सीधी बातें कुछ नहीं, बस अपना शांत तरीके से बैठे, बड़े प्यार से, आराम से, ठंडे रहकर बातें की, ठहर ठहर के वैसे ही बातें करते थे। जी। अच्छा तो लगता। जी जी, आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी उनसे? किस दौरान की बात है ये? मेरी उनसे एक मुलाकात ही हुई है। मैं उनसे जी मतलब ऐसे उन पब्लिकली उनको मैंने पब्लिक शो वगैरह में देखा है, लेकिन बैठ के जी। बातें करने की मेरी उनसे एक ही मुलाकात। लगभग 2.5 घंटे में उनके घर था। 2.5 घंटे अच्छा। बैठा था उनके घर में। और वो 1986-87 की बात है। हाँ, अ, मतलब लगभग जिस साल में उनकी मृत्यु हुई थी ना, जी उसी साल के जनवरी में मैं उनसे मिला था और सितंबर में उनकी डेथ हो गई जी, मेरे ख्याल से 89 में डेथ हुई थी उनकी। थी। 87 में नहीं हुई थी? नहीं नहीं, 87 में नहीं हुई थी। 87 में उनको पद्म भूषण दिया गया था, जिसे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैं खैर 86-87 में मिला था उनसे। जी। हाँ जी। हाँ, पर तब तक वो अवकाश प्राप्ति थे, ऑलमोस्ट रिटायर्ड हो चुके थे। ज्यादा कुछ काम नहीं था नहीं, उनके। नहीं, बंगला फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे। जी जी जी। बंगला फिल्म में म्यूजिक जब मैं मिला था उनसे, उसके 1-2 महीने पहले ही उनकी एक नई बंगला फिल्म रिलीज हुई थी, म्यूजिक वाली। जी बंगला जी। फिल्म। जी। शर्मा जी, आप थोड़ा हमें उनके गायन और उनकी जो संगीतकारी की विधा उनमें थी, उसके बारे में कुछ बताएं आप हमें। देखिए, उनको शौक शौक तो होता है ना, जिसको भी शौक होता है उसको पहले शौक होता है। तो वो इधर जी उधर गाता है और दोस्तों यारों में गाने शुरू। तो वही उनका हाल था कि स्कूल में पढ़ते भी थे और जो यार दोस्त थे उनके बीच में कुछ गाने वाने गाते थे। और यार जी जी। दोस्त लोग बैठ के अपने डेस्क पे तबला बजाया करते थे, तो लोग कहते थे हाँ भाई तू अच्छा गाता है, तू सुना और गाना सुना। इसी तरह होता है ना। तो अपने फ्रेंड्स में बैठ के गाना वाना सुनाया करते थे। अब उसी के चक्कर में फिर वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में से एडमिट हो गए अपना हाई स्कूल पास करने के बाद। जी तो जब उन्होंने हाई स्कूल पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, तो वहाँ पर भी उनका वही सोशल क्लब के मेंबर हो गए और गाने वाने में पॉपुलैरिटी हो गई। और लड़कियां लड़के सब फैन हो गए उनके। क्या बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो इसी तरह किसी एक परिचित इंसान ने उनको कहा कि मैं तुमको रेडियो में चांस देता हूँ। तो वो ओके। जो उन दिनों में जो कलकत्ता में ऑल इंडिया रेडियो था, उसमें उनको एक चांस दिया गया और उन्होंने रेडियो में गाना गाया। और गाना गाया तो उनको एक अच्छा 25 रुपए या कितने रुपए मिले उस वक्त। तो ओके। उनको बड़ी खुशी हुई कि मुझे कमाई भी हुई है और गाना भी मेरा, और लोगों ने प्रेज भी किया, अप्रिशिएट भी किया। तो जी फिर वो उनके वो रेडियो के ऊपर या पब्लिक परफॉर्मेंसेस के ऊपर उनकी कुछ डिमांड आ गई, बढ़ गई। तो 2 एक गाने रेडियो में उन्होंने और भी गाए और फिर जो इधर उधर पब्लिक फंक्शंस होती थी उनमें भी उनको बुलाने लगे लोग गाने के लिए।
तो ये हुआ कि पढ़ाई लिखाई तो छूट गई और इसी तरफ ध्यान लग गया। तो पहली बार उनको फिल्म में जो गाने का चांस मिला था, वो 1940 की फिल्म थी, मेरे ख्याल राजकुमारी निर्वासन उसका नाम था, और उसके म्यूजिक शायद डायरेक्टर एस.डी. बर्मन दादा के निर्देशन संग। एस डी बर्मन ही थे। जी, जी। लेकिन जब रिकॉर्डिंग करने गए थे, तो रिकॉर्डिंग के समय जो ऑर्केस्ट्रेशन का हेल्प और काम कर रहे थे वो एचपी हरि प्रसन्न दास थे। तो रिकॉर्ड पे आपको हरि प्रसन्न दास दिख सकता है, लेकिन फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सचिन दा ही थे। तो ये एस डी बर्मन को ये तब से जानते हैं, 1940 से, और उनके म्यूजिक में गाकर ही ये उनको ट्रेन करके टीच करके बर्मन दा ने ही गाना सिखाया था। तो ये इनकी शुरुआत थी, और उसके बाद फिर ये बंगला फिल्मों में तो खैर बहुत जम गए और पॉपुलर हो गए, और लोग इनको गाना देने लगे और इनको फिल्म्स मिलने लगी। और उसके साथ साथ बंगाली में क्या होता है, बंगला में एक प्राइवेट गानों का बहुत चलन है, मतलब जी। नॉन फिल्म गानों का। तो नॉन फिल्म गानों में इन्होंने फिर वहां पर सलील चौधरी के साथ मिलकर एक गाना बनाया। सलील चौधरी के घर गए थे कि भाई मैं तुमसे गाना बनवाना चाहता हूँ। सलील चौधरी उन दिनों मतलब ये क्या कहा जाए उसको, एंटी गवर्नमेंट काम कर रहे थे, ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश काम। तो कभी अंडरग्राउंड रहते थे, कभी बाहर आते थे, इस तरह थे। तो सलील चौधरी ने इनको घर जाके गाना बताया, और इन्होंने कहा कि ये गाना मैं गाऊंगा नहीं, ये रद्दी गाना है, तुम ये ऐसा नहीं बना सकते, इसको चेंज करो। तो उन्होंने कहा कि कैसा चेंज करो? उन्होंने कहा ऐसा बनाओ जो कि जिसमें कि कुछ इंटरेस्ट लगे, जागरूकता लगे लोगों को। तो सलीला ने फिर उस वक्त कहा अच्छा ठीक है, इस धुन को सुनिए। उन्होंने एक और धुन सुनाई, तो जो दूसरी धुन सुनाई वो इनको अच्छी लगी। इन्होंने कहा तो बहुत अच्छी धुन, इसको रिकॉर्ड करते हैं। सलीला कहते ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, मैं आपसे इस दिन मिलता हूँ। जिस दिन मिलना था उस दिन सलीला अंडरग्राउंड हो गए। तो ये अच्छा। फिर ये हेमंत दा कहते हैं कि मैं खुद ही उस वक्त स्टूडियो गया और मैंने उसको गाने को रिकॉर्ड कर लिया, उसी तरह जैसे सलील ने कहा था। तो रिकॉर्ड कर लिया गाना, और रिकॉर्ड जो था वो सुपर हिट हो गया। सुपर हिट हो गया गाना, दोनों साइड का, ए साइड बी साइड दोनों साइड का एक ही गाना था, 6 मिनट का। और वो रनर, उसका नाम रनर था शायद, रनर रनर रनर। सलील दा के रिगार्ड्स भी बहुत थे हेमंत दा के लिए, और वो कहते थे कि ही वाज गॉड्स वॉइस, ऐसा कुछ बोलते थे। ऐसे ही बोलते थे। तो वो इतना हिट हो गया कि ये बंगला फिल्मों के गानों के लिए तो ये हिट हो गया एकदम। फिर इनको फिल्में भी मिलने लगी म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से। फिर उन्होंने संगीत देना शुरू कर दिया बंगला फिल्मों में, वो भी चल पड़ा अच्छा। तो बस वो इनकी जो ये हमेशा यही कहते थे कि बहुत ज्यादा रियाज प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, फिर जो गला है वो खराब हो जाता है। सुबह से बैठे हैं आप, 4 घंटा रियाज कर रहे हैं, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग क्या करेंगे आप? रिकॉर्डिंग तो कर ही नहीं सकते, उसके बाद आप थक जाएगी आपकी आवाज। इस तरह कहते थे। और ऐसा भी नहीं कि इन्होंने बहुत गुरुओं वुरुओं से कुछ सीखा होगा, ऐसा भी कुछ ज्यादा नहीं है। जो इन्होंने सीखा है वो ठीक है, मगर उसके बावजूद इतने गुणी म्यूजिक डायरेक्टर थे ये कि इनकी कोई भी फिल्म उठा लीजिए, आपको गाने बड़े मधुर लगेंगे आपको। नैसर्गिक प्रतिभा थी। बहुत बहुत प्रतिभा थी। फिर उसके बाद बॉम्बे में इनको हेमंत गुप्ता लेकर आए। अब हेमंत गुप्ता जो थे ना, हेमंत गुप्ता की जो वाइफ थी, अब मैं नाम भूल गया, आ जाएगा जी, याद, आ जाएगा याद। हेमंत गुप्ता की वाइफ जो थी वो इनके साथ ऑल इंडिया रेडियो में गायिका थी। जी, जी। वहां पर उनका परिचय उनकी वाइफ के साथ हुआ था, मिसेस गुप्ता जो थी, और वो गायिका थी, और वो हेमंत के साथ डुएट या कोरस गाया करती थी वहां पर। जी, उन्होंने ही इनको हेमंत गुप्ता से मिलवाया था अपने हस्बैंड से। तो जी। हेमंत गुप्ता ने कहा था कि मैं जब बॉम्बे जाऊंगा तो तुमको बुलाऊंगा। और जब हेमंत गुप्ता को चांस मिली बॉम्बे में जाके अपने शशधर मुखर्जी के लिए आनंद मठ को डायरेक्ट करने की, हेमंत गुप्ता डायरेक्टर थे आनंद। 1950 में, हाँ, 52 में, 1952 में। 52 में। तो वो तो हेमंत कुमार को अपने साथ लेकर गया कि तू भी चल, तू मेरा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा वहां पर। और शशधर मेरा मुखर्जी, ख्याल है लता जी ने भी उसमें वो गीत गाया था, वंदे मातरम। हाँ बिल्कुल, लता ने भी गाया था, गीता के भी गाने हैं। तो उसमें वो उसने शशधर मुखर्जी को इंसिस्ट किया था हेमंत गुप्ता ने कि भाई मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मुझे अपने तरीके से बनाने दो, मुझको अपना म्यूजिक डायरेक्टर लेने दो। तो मान गए, मुखर्जी साहब मान गए थे, क्योंकि हेमंत कुमार का नाम तो कलकत्ते में था। तो वो उनको उस तरह वो बॉम्बे लेकर आए। और जब वो बॉम्बे गए तो हाथों हाथ बर्मन दा ने पकड़ लिया इनको कि चलो भाई मेरे गाने गाने शुरू करो। ने बहुत अच्छा काम, बहुत हाँ, गीत अच्छे गाए तो उनसे। वो
गुपचुप गुपचुप प्यार करें, और जाल के जो गाने हैं, अरे क्या बात ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, बस फिर है। उसके बाद कोई और था ही नहीं, कुछ लुक बैक था ही नहीं, सुपर हिट हो गए थे ये। और फिर इनको इवन फिर 16 साल का वो जो गाना है अपना दिल तो आवारा, हाँ, न जाने किस पे। वो तो बाद में आया, लेकिन जी, वो बाद में है। इवन उनका जो एक मुनीम जी का जो उन्होंने शिव जी की बारात में जो हाँ, कमाल शैलेंद्र गाना जी ने है। लिखा है, बड़ा कमाल का गाया है कमाल वो तो का मतलब मेरे ख्याल से शिव जी की बारात पे उससे अच्छा गीत गाना किसी है ही ने नहीं, नहीं, कोई नहीं लिखा है ही है ही नहीं। बेस्ट है वो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाना है। जितने अच्छे वर्ड्स हैं उतना अच्छा गायकी है, उतना अच्छा बहुत ही म्यूजिक, बढ़िया, म्यूजिक शैलेंद्र भी जी ने उतना। बहुत बढ़िया। जी, और वही एस डी बर्मन का कमाल का काम कमाल का है। बिल्कुल। ये बहुत लोग बढ़िया है। मैजिशियन थे ये लोग। एकदम एकदम मैजिशियन। हाँ जी, और क्या कह। शर्मा जी, वैसे हेमंदा का रविंद्र संगीत में भी बड़ी एक्सपर्टीज थी, तो बहुत उसके विषय में जी, बहुत एक्सपर्ट। उसके विषय में कुछ बताएं आप। उसमें ये था कि जो इनकी आवाज थी ना, वो जी इनकी आवाज की जो डेप्थ थी, मतलब गहराई थी, वो गहराई जी रविंद्रनाथ के गानों के साथ बहुत सूट करती थी। आपकी अगर गहराई नहीं है ना आवाज में, तो आप रविंद्र संगीत के असर नहीं पैदा कर सकते। तो ये कहा जा सकता है कि जैसे पंकज मलिक थे, या जैसे एक बंगाली के सिंगर हैं जॉर्ज बिस्वास, जी देवोब्रतो विश्वास, उसका नाम देवोब्रतो विश्वास है। अगर आप इनके जी गाने सुनते हैं तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पॉपुलर रविंद्र संगीत की मेल वॉइसेस हैं। तो जी उसी तरह से अगर आप सुनते हैं तो हेमंत कुमार भी उनमें ही आ जाते हैं। तो जो जी मेल वॉइसेस जिन्होंने रविंद्र संगीत गाया है, उसमें हेमंत दा का नाम टॉप पर आता है। और इनकी आवाज में गाए हुए रविंद्रनाथ के गाने बहुत मधुर और अच्छे लगते हैं, कर्णप्रिय जी। लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है रविंद्र संगीत में। इनके कुछ गाने जो बर्मन दा के लिए इन्होंने गाए, तो आपने अभी जिक्र किया, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, फिर हाउस नंबर 44 में चुप है धरती, और तेरी दुनिया में आकर। तेरी दुनिया में तो जीने से तो बेहतर है कि मर जीने जाए। से तो बेहतर है मर जाए। 16 साल का अपना दिल तो आवारा, बिल्कुल। बड़ा अच्छा। फिर बात एक रात की कि न तुम हमें जानो, करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन गाना। फिर प्रदीप कुमार जी के लिए नागिन में बहुत अच्छे गीत गाए इन्होंने। करेक्ट। देखिए, और आपको एक बात सुनील बताता हूँ। आपको एक बात जी बताता हूँ। जी जी मुझे कहते थे हेमंत दा, कह रहे जी बस जब बातें कर रहे थे तो कहते थे कि बॉम्बे में मेरे गाने, एस डी बर्मन का म्यूजिक, ये एस डी बर्मन को सचिन दा कहते थे, सचिन दा। वैसे आपको एक बात जी बताता हूँ कि जो जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो सचिन देव बर्मन की बातें करते हैं, वो उसको सचिन करता कहते हैं। हम्म, ठीक है। बंगला में कर्ता वर्ड यूज होता है, या कौर्ता कहते हैं जिसको। जी। कर्ता कर्ता कहते हैं जो कि मेन इंसान जिसके ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। पूरा अब दावत दारोमदार हो जिसमें। हाँ, अगर आप किसी, अब ये त्रिपुरा के राजा थे तो करता थे कि उन्हीं के हिसाब से सारी प्रजा चलेगी। तो फैमिली का जो हेड होता है उसको भी कौर्ता कहते हैं, जो फैमिली का हेड होता है। तो इनको, जितने भी लोगों को मैं जानता था बंगला में, सब इनको शोचिन कर्ता ही कहते थे, सब शोचिन कर्ता कहते थे। लेकिन हेमंत दा उनको सचिन दा कहते थे, सचिन कर्ता ओके। नहीं कहते थे। तो ये मुझे बताते थे कि सोचिंदा जो थे, और मेरे गाने, सोचिंदा का म्यूजिक और देवानंद का एज एन एक्टर, इससे इससे बड़ा हिट बॉम्बे में कुछ नहीं था। हाँ हाँ तो मैंने कहा अच्छा, और कहते, और बंगला में मेरे गाने और उत्तम कुमार की फिल्में, उत्तम हाँ, के उत्तम के कुमार ऊपर की मेरे बहुत अच्छी। मेरे गाने, बंगला में उत्तम कुमार के ऊपर, और हिंदी में देवानंद और मेरे गाने। तो मैंने इनको कहा कि दादा, आप कहते जो भी रिकॉर्ड बनते हैं मेरे एलपी रिकॉर्ड्स, उन सब एलपी रिकॉर्ड्स में एक दो गाने तो ये होंगे ही होंगे, बरमंदा वाले गाने। और जो भी मैं पब्लिक परफॉर्मेंस देता हूँ, हर पब्लिक परफॉर्मेंस में जब तक ये बरमंदा और देवानंद वाले गाने में नहीं गाता, मैं स्टेज से हिल ही नहीं सकता, मुझे गाना ही पड़ता है। तो मैंने मतलब यूं एक मतलब आप कह सकते हैं कि तरीका बोलने का, बात करने का। तो मैंने उनसे कहा, दादा आपने तो अपना म्यूजिक दिया हुआ है इतना अच्छा, जो कि आपने प्रदीप कुमार के लिए, विश्वजीत के लिए गाए हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे आप। वो कहते तुम बहुत सब
वो मुझे डांट के कहते हैं, मतलब तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं चुप हो गया अड़क के, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? कहते समझते क्यों नहीं हो? कहते वो जादू जो देवानंद और एस डी बर्मन और मेरे गानों में था, वो किसी गाने में फिर पैदा ही नहीं हुआ। हालांकि ये अपने, इनके अपने गाने थे, फिर भी इन्होंने हाँ, इस तरह, अपना चॉइस होती है। फिर भी इन्होंने इस तरह इसको इंसिस्ट करके कहा कि, फिर मैंने इनसे कहा कि दादा वो तो सारे 11 12 14 गाने ही हैं, सारे मिला के 12 गाने हैं। कहते जितने भी हैं वो बाकी मेरे करियर के सब गानों पे भारी है, बाकी मेरे करियर के हर गाने पे भारी है, इतने अच्छे गाने हैं वो। मैंने कहा दादा फिर बात एक रात की के बाद क्या हुआ? कहते बात एक रात की के बाद उन्होंने मुझे बुलाया ही, सचिन दा ने। तो कहते फिर और मैंने बात नहीं की, कहते मुझे नहीं पता क्यों, कहते बुलाया ही नहीं। तो उसके बाद इनके गाने नहीं है। लेकिन वो जो एरा है ना, वो इसको ये कहते हैं कि वो सब मेरे बाकी गानों पे भारी है। जो हमारे मैंने गाने बनाए हैं विश्वजीत, प्रदीप कुमार सबके लिए, उन सबसे ये भारी है। अब ये उनकी अपनी आवाज बोली, अपनी बात की कही हुई बात है। पर ये वाकई में ये बात सही भी है, देव साहब के लिए जो उन्होंने गीत गाए हैं एस डी दा के संगीत निर्देशन में, वो अद्भुत है, अद्भुत गाने हैं, कालजयी हो गए, टाइमलेस है, टाइमलेस। बिल्कुल कालजयी गाने। और आप एक तरह से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो हीरो है ना उस वक्त जी हीरो हमारे सामने अगर देवानंद है, तो उसकी आवाज में जो ये हेमंत दा के बर्मन दा वाले गाने बने हुए हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते, इतने अच्छे लगते तमाम। हैं कि बस अजीब किस्म का उसका एक ऑरा क्रिएट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अनडाउटेडली। वो लगता है, आज भी लगता है ये कहते थे ये। इवन सुनील दत्त के लिए भी इन्होंने गाया था एक फिल्म हाँ, में, दुनिया झूठी एक है। नहीं, एक ही रास्ता में भी गाया हुआ है ना, सांवले सलोने हाँ, आए एक ही मेरे पास। रास्ता में, राइट राइट। विश्वजीत के लिए 20 साल बाद, हाँ बिन बादल बरसात, कोहरा। हाँ हाँ, सब में गाया हुआ है गाना। और एक मेरे को इनका गीत बहुत अच्छा लगता है जो अनुपमा से है, धर्मेंद्र जी पे हाँ घुमाया गया है। हाँ अद्भुत हाँ गीत है वो, हाँ। तुम पुकार लो। नहीं, तुम पुकार लो खामोशी में है। खामोशी, सॉरी, वो खामोशी में है, अनुपमा धर्मेंद्र वाला, पे दूसरा। हाँ, अनुपमा वाला दूसरा गाना है। जो दूसरा गाना। अनुपमा वाला गाना है ना, वो गाना जी। साहब बीबी गुलाम के लिए बना था। हाँ, उसमें भी इनका ही म्यूजिक था, हाँ, हेमंत साहब दा। बीबी गुलाम में उनका ही म्यूजिक था ना। उसके वहां पर वो बात होनी थी, और उसके वर्ड्स थे, कश्ती साहिल की तरफ कश्ती ले चल। जी जी ये शब्द थे उसके, शकील के लिखे हुए। जी तो जी। वो गाना रिकॉर्ड करना था साहब बीबी गुलाम के लिए, वो धुन बनी हुई थी। मगर फिर ये कहते हैं कि गुरुदत्त ने कहा कि कोई भी मेल सॉन्ग नहीं चाहिए उस फिल्म में। तो जब मेल सॉन्ग कोई नहीं चाहिए, तो फिर उस धुन को फिर वो अनुपमा में बाद में यूज किया गया, या दिल की सुनो दुनिया वालों। हाँ, या दिल की सुनो दुनिया वालों, हाँ, या मुझको अभी अभी चुप चुप है। रहने करेक्ट दो। करेक्ट। हेमंत दा ने वैसे अपना प्रोडक्शन हाउस भी डाला था, हेमंत बेला के नाम से आठ, प्रोडक्शन। ये हेमंत बेला के नाम से तो उन्होंने सिर्फ बांग्ला फिल्म बनाई है, जो बांग्ला फिल्म, राइट हाँ, राइट। वो वाली जो फिल्म थी, उसका क्या नाम है, काली बनर्जी, जिसमें हीरो थे, प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला हुआ है। मृणाल सेन की पहली फिल्म, मृणाल सेन ने जी डायरेक्ट की थी, उसकी पहली फिल्म थी जी वो। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत खूबसूरत। जी। अगर आपको मौका मिले तो जरूर देखिए, जरूर देखिए। बंगाली फिल्म, हाँ, बंगाली जरूर, फिल्म। बिल्कुल जरूर देखिए। लैंग्वेज समझ आए या ना आए, इतनी हम्म। अच्छा म्यूजिक है उसका, इतना अच्छा म्यूजिक है उसका। और म्यूजिक भी दादा का ही है इसमें, हेमंत दा का। हाँ, हेमंदा का म्यूजिक है, हेमंदा के गाए हुए ओके गाने ओके। हैं उसमें। और वो है ना जो गाना अपना, फिर उसमें सिद्धार्थ में भी वो गाना यूज हुआ था। सिद्धार्थ जो बंगला हिंदी इंग्लिश फिल्म आई थी ना, उसमें भी इनका गाना यूज ओके। हुआ था। लेकिन वो जो फिल्म है ना, उसको फिल्म को देख के आपको दिखेगा कि वो जो काली बनर्जी है, काली बनर्जी जो थे, उन्होंने वो बावर्ची में एक्टिंग की हुई है। हम्म। बावर्ची में वो दूसरे नंबर के भाई बने हैं जो, वही है जी काली जी। बनर्जी। इस फिल्म का नाम है ओके। नील, नील आकाशेर नीचे। हाँ, नीला, हाँ, मैंने सुना था, राइट नील आकाशेर नीचे, इतनी कमाल की एक्टिंग है ना काली बनर्जी की, आप सोच नहीं सकते, राइट। आपके दिमाग में बैठ जाएगी, वो भूलेंगे नहीं आप। इतनी अच्छी फिल्म है वो। और वो मेरे ख्याल से, मेरी अपने ओपिनियन से, वो मृणाल सेन के जीवन की बेस्ट फिल्म है। उसके बाद उसने उतनी अच्छी फिल्म कभी बनाई नहीं। तो वो हेमंत दा का म्यूजिक था, बेला और हेमंत प्रोडक्शन से वही फिल्म बनाई थी उन्होंने। उसके बाद तो उन्होंने सारी गीतांजलि के नाम से बनाई है फिल्में, जी गीतांजलि प्रोडक्शन के नाम से। उन्होंने जी 8 हिंदी फिल्में बनाई है ना उन्होंने, 8। जी जी।
और वो मुझे कहते थे कि सिवाय 20 साल बाद के मैंने और किसी फ़िल्म में पैसा नहीं कमाया। कहते और किसी फ़िल्म में मैंने पैसा नहीं कमाया सिवाय 20 साल बाद के। तो मैंने कहा खामोशी भी तो चली थी ना अच्छी। तो कहते हैं खामोशी ये था कि लॉस नहीं है, प्रॉफ़िट नहीं है, लेकिन चली ज़्यादा बहुत हिट नहीं हुई। मेरे को पैसा नहीं मिला। ये उन्होंने कहा मुझे पैसा ज़्यादा नहीं मिला। पर वो उन्होंने फ़िल्में बहुत बनाई हैं और ये फ़िल्मों में क्या करते थे 20 साल बाद में तो बिस्वाजीत को हीरो लेकर आए थे। 20 साल बाद, हाँ, राइट। ठीक है। फिर ये बिन बादल बरसात को प्रोड्यूस करना चाहते थे, लेकिन बिन बादल बरसात की जो स्टोरी थी और उसका जो पूरा वर्क था, वो उत्तम कुमार के पास थी एज़ अ राइट। तो उत्तम कुमार चाहते थे कि मैं उस फ़िल्म को बनाऊँ और मैं उसमें हीरो हो जाऊँ। तो उन्होंने बॉम्बे में एनसी सिप्पी के साथ पार्टनरशिप की थी। तो ओके। बिन बादल बरसात जो थी वो एनसी सिप्पी और उत्तम कुमार की पार्टनरशिप में उत्तम कुमार को हीरो लेके बन रही थी, पर हेमंत का म्यूजिक होना था। अच्छा, पर अच्छा। वो हुआ ये समहाउ उत्तम कुमार पहुंच नहीं पाए शूटिंग वूटिंग के लिए, तो बिस्वाजीत को ले लिया गया। लेकिन लेकिन वो उत्तम चित्रा के नाम से एनसी सिप्पी ने जी, बहुत बहुत फिल्में बनाई हैं। और वो ओके। जितनी भी एनसी सिप्पी ने उत्तम चित्रा से फिल्में बनाई हैं, उनमें उत्तम कुमार पार्टनर है उसका, एनसी सिप्पी। तो अब ये उत्तम कुमार होने वाले थे 20 साल बाद में। फिर उन्होंने अनिल चैटर्जी को इंट्रोड्यूस किया फरार के अंदर जी। एज अ हीरो। तो ये मतलब अलग अलग एक्टर एक्ट्रेसेस को ये लेकर आते रहते थे। फिर वो एक शबनम नाम की हीरोइन थी, उसको लेकर आए थे बंगाल से। जी, तो ये इस तरह के हीरो हीरोइंस को लेकर इंट्रोड्यूस कर, फिर उन्होंने वो मौसमी चैटर्जी को बंगला में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। वो तो बहू भी थी, वो तो बहू थी मतलब इनकी। है अभी। हाँ, जी। मगर वो जब बहू से पहले ही वो बालिका बधू फिल्म जो बना रहे थे बंगला में, हाँ, उसमें बालिका लिया बहू। उसमें जी। लिया था, उसको बहू बनने से पहले लिया हुआ था। हुँ, तो काफ़ी सारे नए लोगों को ये इंट्रोड्यूस करते रहते थे फिल्मों के अंदर। हुँ। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हेमंत दा की जो गायकी थी वो उसमें उनको वो आदर्श जो जिन्हें मानते थे वो थे पंकज मलिक। उस ज़माने में तो पंकज मलिक को ही सब आदर्श मानते थे ना, जी, और पंकज मलिक को आदर्श मान के ही सब रवींद्र संगीत गाया करते थे। जी, जी। यही 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 बंगाल में काफ़ी नाम। उन दिनों का यही चलन था, यही चलन था। पर और एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट लता जी ने एक बार दिया था हेमंत दा के लिए कि हेमंत दा की आवाज़ ऐसी जैसे कोई मठ का साधु गा रहा हो। लगती भी बड़ा है ना, पावरफुल। लगती जी, भी है जी, ना, लगता है। बिल्कुल लगती उसमें एक डिविनिटी है उनकी आवाज़, बिल्कुल लगती है। इनका जो जो म्यूज़िक है ना, जनता है। जी। मुझसे इन्होंने बात जब कर रहे थे, तो ऐसा हुँ, होता है कि शुरू-शुरू में जब मैं हेमंत दा को मिला, तो मैंने उनसे कहा, मैंने पहले तो उनसे फ़ोन में बात की थी कि मैं आने वाला हूँ, और मैंने कहा मैं आपको इस दिन मिलूँगा, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो। मैं बैंगलोर से आया हूँ और इस में हमारे पास एक सोसाइटी है विंटेज हिंदी म्यूज़िक लवर्स, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कहते अच्छा मिल लो। तो मैं गया मिलने के लिए, मेरी वाइफ़ मेरे साथ थी, मेरी माँ भी मेरे साथ थी। और ओके। इनसे जो बातें की थी मैंने एक छोटे टेप रिकॉर्डर में, उसमें से 1.5 घंटा रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, क्या बात है। अब कभी ना कभी मिल जाएगी वो कैसेट, मुझे ढूँढना पड़ेगा। हुँ, तो जब बातें कर रहे थे, तो पहले तो ये समझते हैं कि जो भी इनसे मिलने आता है, वो हर इंसान यही करेगा कि हाँ, आपकी नागिन पहली फ़िल्म थी, बड़ी हिट थी, बहुत अच्छा काम किया आपने नागिन ने, फिर आपने खामोशी में किशोर कुमार से गाने गवाए, फिर 20 साल हुँ, बाद के गाने हिट थे, बस यही पता है लोगों को। तो ये हुँ, समझते हैं कि इसी तरह का कोई आदमी आके इसी तरह की बातें करेगा। तो हुँ, जब आप उनसे बात करना शुरू करते हैं, तो इनको पता चलता है कि नहीं, इस इंसान को मेरे बारे में या मेरे म्यूज़िक के बारे में कुछ पता है। तो ये अच्छा। बड़े खुल के और ओपनली फिर बातें करना शुरू करते हैं। हुँ, तो मुझसे इन्होंने पूछा कि तुमको मेरी सबसे अच्छी फ़िल्म कौन-सी लगती है? हुँ। अब मैं कुछ बोलूँ, इसके पहले कहते हैं, हाँ, तुम ज़रूर नागिन का नाम लोगे। तो मैंने कहा, दादा मैं नागिन का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा। कहते अच्छा तुमको कौन-सी अच्छी लगती है? मैंने कहा मैं 2 फ़िल्मों का नाम लूँगा जो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं। कहती क्या? कहते कौन-सी? मैंने कहा आनंद मठ और साहब बीबी गुलाम। हुँ, मुझे लगता है कि आपका सबसे अच्छा म्यूज़िक इन 2 फ़िल्मों में है। थोड़े हैरान हो गए। थोड़े हैरान होके बैठे रहे 1 मिनट, फिर बोलते हैं कि वाह! तुमने तो मेरा दिल छू लिया। तो ये इनका बड़ा अच्छा लगा मेरे को, ये इनका जो स्वभाव था ना। फिर मैंने इनको कहा कि दादा आपका जो म्यूज़िक है, वो जो आपकी म्यूज़िक डायरेक्शन का म्यूज़िक है आपका,
इतना सिंपल और इतना अच्छा है सुनने में, कर्णप्रिय है, बहुत कर्णप्रिय है। और बोलते नहीं, मैं पर्पसली उसको आसान बनाता था, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड म्यूजिक बनाने में कोई स्किल नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड तो कोई भी उस्ताद बैठ के बना देगा तुम्हारे लिए। वो फिल्मों का बिल्कुल। वो फिल्मों का म्यूजिक तो होगा नहीं और पॉपुलर म्यूजिक भी नहीं होगा। तो बोलते कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसको, मेरे को आसान गाना बनाना ही मेरे को लगता था कि यही होना चाहिए। तो मैं गानों को बिल्कुल धुनों को आसान और सिंपल बताया करता था। तो मैंने फिर उनसे वो पूछा कि हमने देखी है उन आंखों में महकती खुशबू, तो कहते हैं हाँ, गुलजार ने मेरे को, मेरी सारी कन्वर्सेशन बांग्ला में ही थी उनसे, मैं बांग्ला में ही बात कर रहा था उनसे। तो कहते हैं हाँ, गुलजार लेकर आया था कि ये गाना मेल वॉइस में चाहिए तो आप गा दीजिए इसको, तो आपकी आवाज में ले लेंगे इस गाने को, हमने देखी है। मैंने जब गाना कंपोज किया, मैंने कहा कोई नहीं गाएगा सिवाय लता मंगेशकर के। कहते वो गुलजार मेरे साथ लड़ाई करने लगा कि नहीं, हमको तो मेल सिचुएशन ही नहीं है, सिचुएशन मेल वॉइस की है। कहते तुम सिचुएशन बदलो, ये गाना लता ही गाएगी और कोई नहीं गाएगा। तो ये एक इनकी वो भी थी ना, देखिए कैसे ये जज कर रहे थे कि गाना लता वाकई में लता जी ने कमाल भी किया है इसमें। है, कितना कमाल है ना इसमें। फिर मैंने इनसे वो पूछा, वो शाम कुछ अजीब थी। मैंने कहा दादा वो इतना प्यारा गाना है, आपकी आवाज में बहुत अच्छा लगता अगर आप भी गा दिया होता आपने उसको गाना। तो कहती यही हुआ था, मैंने वो गाने को रिकॉर्ड करके, टेप पे रिकॉर्ड करके किशोर को भेज दिया था। तो जब मैंने किशोर को भेजा तो किशोर मुझे कहता है कि दादा आपने इतना खूबसूरत गाया, मैं तो मैच ही नहीं कर सकता इसको, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो गाने के लिए, मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं नहीं गा सकता इस गाने को। तो मैंने उसको कहा कि ये काका के लिए है गाना, ये फिल्म में काका के लिए गाना है, तुमको उसकी आवाज पे गाना पड़ेगा। तो किशोर कुमार कहता है ओहो काका के लिए, अच्छा डोंट वरी आई विल मैनेज। बस कहते हैं उसने इतना कहा, और उसके बाद उसने जब रिकॉर्डिंग की तो आप देखो कि क्या रिकॉर्डिंग की है उसने। बहुत अच्छा। ये बड़े खुल के बातें करते थे वो हेमंत, पर इनका जो सिंप्लिसिटी थी ना म्यूजिक की, वो इनके व्यक्तित्व की जो सिंप्लिसिटी थी वो जी, इनके जी, जी। म्यूजिक पे दिखती है, वो इनके संगीत में। तो और हमेशा मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और मतलब जो आखिर की हिंदी फिल्में जो बाद की भी हैं, चाहे आप राहगीर ले लीजिए या खामोशी ले लीजिए या बीवी और मकान ले लीजिए, इनका संगीत मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे गाने इतने अच्छे लगते हैं, क्या बताऊं आपको। वो जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म से हूँ बंजारा, आहा क्या मजा आता है उस गाने को सुन के, बड़ा अच्छा प्यारा ये प्यारा जी, म्यूजिक। इसमें जैसे गुरुदत्त जी की फिल्मों में मूलतः एस डी बर्मन दादा या ओपी नैयर साहब संगीत देते थे, पर ये साहब बीबी और गुलाम की क्या कहानी है, मतलब ये। साहब बीबी गुलाम की कहानी ये है कि बिमल मित्र की कहानी गुरुदत्त ने खरीदी हुई थी कोई 6 साल पहले, फिल्म बनने से 6 साल पहले, ओके। कि मैं फिल्म बनाऊंगा। और खरीदी भी कैसे थी कि उन्होंने कलकत्ते में एक दिन उन्होंने एक थिएटर ड्रामा अटेंड किया था, जो कि साहब बीबी गुलाम का थिएटर ड्रामा चल रहा था। और जी। उस ड्रामा के अंदर भोला का पार्ट बिस्वाजीत ने किया था। ओके। तो ये चाहते थे कि बिस्वाजीत ही हीरो बने मेरा साहब बीबी गुलाम के अंदर, मैं उसको लेके फिल्म बनाऊंगा। तो जब ये बंगाली सब्जेक्ट लेकर आए और एस डी बर्मन के पास गए कि दादा इसका म्यूजिक दीजिए, तो दादा बर्मन ने कहा कि ये मेरे पास इस वक्त हाथ में 2-3 फिल्में हैं, तो तुम हेमंत हेमंत को ले लो, वो एकदम आइडियल सूटेबल है इसके लिए, इस सब्जेक्ट के ऊपर हेमंत बहुत अच्छा काम करेगा। तो इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने, अभी आपको पता होगा कि चौधरी का चांद के लिए ये रवि रवि से उस वक्त बात चल रही थी, इनकी काम चल रहा था। तो जब रवि तो इनके असिस्टेंट थे हेमंत दा के, जी। तो जब उन्होंने फिर रवि से बात की कि रवि हम बंगला सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं और हेमंत दा से म्यूजिक करने वाले हैं, तो रवि ने कहा कि तो फिर आप हेमंत दा से लेने वाले हो तो शकील को लीजिए। अब वो अच्छा। रवि के सुपर फेवरेट थे शकील बदायूं। जी, 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 और वाकई में बहुत अच्छे कवि शायर थे। रवि कहते थे कि मेरा सबसे फेवरेट शायर कोई था तो शकील बदायूं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सब शकील बदायूं। तो वैसे देखा जाए तो ये जितने भी उर्दू शायर हैं उनमें सबसे मौलिक शायर मुझे शकील बदायूं ही लगते तो इस तरह से शकील और हेमंत का मैचअप हो गया उस फिल्म के हैं। अंदर। और आपको एक बात बताता हूँ, हेमंत दा ने मुझे बताई थी, हेमंत दा कहते थे कि मैं हिंदी उर्दू का एक शब्द नहीं समझता। कहते मैं कुछ नहीं समझता।
तो हाँ, कहते मुझे जो शायरी होती थी, जो पोएट्री होती थी, जितना भी काम होता था, मुझको सब रवि बताया करता था। ट्रांसलेशन देके अच्छा, रवि समझाता था। बोलते रवि का काम ही होता था कि वो शायर की शायरी लेके ट्रांसलेट करके मुझको बंगला में बता दिया करता था। ये है इसका मोल्ड, ये है, इसको ऐसे बनाना है, इस गाने को यूँ समझाना है, ऐसा-ऐसा। वो सारा काम ये ट्रांसलेशन वाला सारा काम रवि किया करता था। तो ये हेमंत दा का इस तरह इनको साहब बीबी गुलाम मिली थी, और साहब बीबी गुलाम का क्या म्यूज़िक है सर, क्या कमाल का म्यूज़िक है। जी, मज़ा आ बहुत जाता है। पहले देखी थी। जी। बहुत बेहतरीन म्यूज़िक है उसका, बहुत बेहतरीन। इसके अलावा शर्मा जी 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया था, वो भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था हेमंत दा ने। और फिर 1987 में पद्म भूषण उनको उससे अलंकृत करना था, पर उन्होंने वो भी रिफ्यूज़ कर दिया। तो इसके पीछे का कुछ कारण आप बता पाएँगे, क्या था? पद्मश्री जब इनको दिया गया था, अब जी। भारत सरकार के जो काम है ना, वो उल्टे-सीधे काम तो भारत सरकार हमेशा ही करती है। तो उन्होंने उन्होंने किया क्या था, उन्हें पद्मश्री 2 साल पहले रवि को दे दिया। अच्छा, जो उनके अब जूनियर जो आप मेरे थे। असिस्टेंट को आप पहले पद्मश्री देते हो, फिर मेरे को देते हो, तो कैसे ले लेंगे बताइए? तो इन्होंने इसी चक्कर में पद्मश्री को रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं लेता। अच्छा, अब ये कारण था। हाँ, ये कारण था। अब वो जिस वक़्त इन्होंने पद्मश्री अनाउंस किया था, उसी समय अगर पद्म भूषण करते, तो शायद ही एक्सेप्ट कर लेते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने किया नहीं। फिर 6 साल बाद, उनको 5 साल बाद याद आता है कि यार हम हेमंत कुमार को फिर बुला के पद्म भूषण दे दो। वो हुँ, कहते हैं अब मैं नहीं लेता कुछ। तो इनको हुँ। ये इनकी प्रॉब्लम यही थी कि ईगो वो हर्ट हो गया। नहीं, वो स्टेचर की भी तो एक बात होती है ना, कि मेरे असिस्टेंट को आप हाँ, पहले दे देते हो, फिर आप मुझे बुलाते हो। ये तो अच्छी ठीक तरीका हाँ, भी नहीं गलत है। बात। ये गलत बात भी तो गलत है ना ये। जी। तो फिर उन्होंने नहीं लिया, मना कर दिया। हुँ, अब देखिए, ये जो थी हमारी सुचित्रा सेन, उसने जी। को उसको 2 साल कहा गया कि दादा साहब फाल्के अवार्ड देंगे, और उसने दोनों साल मना कर दिया, क्योंकि वो हुँ, पब्लिक में आती ही नहीं थी। हुँ, वो हुँ, तो ना किसी प्रोग्राम अटेंड करती थी, ना कोई फ़ोटोग्राफ़र को आने देती थी, ना कोई इंटरव्यू देती थी, पब्लिक में आती ही नहीं थी। तो हुँ। उसने कहा कि मैं दादा साहब फाल्के ले लूँगी, पर मैं आऊँगी नहीं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा। नहीं, दिल्ली में जब तक प्रेसिडेंट आपको देंगे नहीं, तब तक तो दादा साहब फाल्के हो नहीं सकता। आपको आना हुँ। पड़ेगा। तो वो उस चक्कर में इन्होंने दादा साहब फाल्के लिया ही नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वैसे। हाँ, लिया ही नहीं उन्होंने। तो वो इसी तरह होता है। तो हेमंत कुमार ने मना कर दिया, तो मना कर दिया कि मैं नहीं लेता। जब नहीं लेता, कह दिया एक बार, तो 5 साल बाद फिर याद कर रहे हो, मैं नहीं लेता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा। हुँ, तो उन्होंने नहीं लिया। वैसे मुझे रवि ने ये बताया था, अच्छा। 3-4 बार मिला हूँ मैं रवि से। रवि ने मुझे बताया था कि म्यूज़िक बनाना, ये जो है ना, ये हेमंत दा का ही ट्यूशनिंग है मुझे, जो उन्होंने मुझे सिखाया है, कि हुँ, संगीत की धुन को एकदम सीधा सिंपल रखो। अब हुँ, आपको मज़े की बात बताता हूँ कि हमारे एक ग्रुप में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, 7-8 लोग बैठे थे, और रवि से बातें हो रही थी गानों की। तो रवि साहब के हाथ में माचिस थी, तो माचिस पर वो टक, 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 टक बजा-बजा के अपने गाने गुनगुना के हमको सुना रहे थे। हुँ, तो हमारे में से कोई एक आदमी था उसमें बैठा हुआ, जो कि रवि को पसंद नहीं करता होगा, मगर उसने कहा कि ये तो सर आपकी सारी धुनें एक जैसी लग रही हैं। हुँ, सब सुनने में लगता है आप एक ही धुन गाए जा रहे हैं तब से, सारे गाने हुँ। एक जैसे लग रहे हैं। तो जी, देखिए, जी। रवि की आप ह्यूमिलिटी देखिए, कि ना उसको बुरा लगा ना कुछ हो। वो कहता है हाँ, हमने ये पर्सनली सीखा था हेमंत दा से, कि हर धुन को एकदम आसान और सिंपल रखो। हुँ, बोलते यही मैंने सारी ज़िंदगी फ़ॉलो किया, क्योंकि गुरु ने यही सिखाया। अब ये हेमंत दा की खूबी थी, जो उन्होंने यही सिखाई है रवि को बात। और रवि साहब जी, इसको मानते हैं कि हाँ, हेमंत दा नहीं, मुझे तो गुरु ने यही सिखाया। जी, और जी। और हेमंत दा रवि की इतनी प्रेज़ करते हैं कि रवि की बहुत हेल्प की मेरे को। चीज़ों को सिम्प्लीफ़ाई कर देते थे। हाँ, ये उनकी आपस की मोहब्बत थी। उनको रवि जी, से कोई बिटरनेस नहीं थी कभी भी नहीं थी। पर ये था कि भारत सरकार ने ये बेवकूफ़ी क्यों की है। हाँ। यही किस्सा था, और कुछ भी नहीं। हाँ जी, और क्या इसके पूछ अलावा मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपके नज़रिए से भारतीय फ़िल्म संगीत में आप हेमंत दा का कितना सशक्त योगदान मानते हैं और कहाँ पाते हैं हेमंत दा? बहुत, बहुत उम्दा मानता हूँ मैं सर। जी, पिलर ऑफ इंडियन म्यूज़िक। देखिए, जी, एक तो उनकी आवाज़, या उनकी गायकी, उनके गाए हुए गाने, ठीक है? जी, चाहे वो किसी के लिए भी गाए हुए हों, चाहे हुँ, पतिता में वो शंकर जयकिशन के लिए गा रहे हैं, और चाहे वो
इंसाफ की डगर में गा रहे हैं नौशाद के लिए, किसी के लिए भी गा रहे हो, ठीक है ना वो गाने, इट डज नॉट। सलील चौधरी के तो इतने खूबसूरत उन्होंने गाने गाए हुए हैं, लेकिन ये गायक के हिसाब से उतने ही इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट हमारे लिए मुकेश, तलत, मन्ना सब है, जी उतने ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसी तरह की एक वैरायटी ऑफ वॉइस है जिसको हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते, हमारे वो गोल्डन एरा की गोल्डन वॉइस आप ये कह लीजिए। सहमत। लेकिन संगीत डायरेक्टर के हिसाब से, म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से भी उनकी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है। और वो जमाना देखिए नितिन जी, वो ऐसा जमाना था कि जिसमें अगर आपके 2 या 3 या 1 या 2 फ्लॉप हो गए और आपका गाना म्यूजिक अच्छा है लेकिन फिल्म्स नहीं चली हैं तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। इतनी ज्यादा फियर्स कंपटीशन थी, इतनी फियर्स कंपटीशन कि कहाँ नौशाद, कहाँ शंकर जयकिशन, और कहाँ ओपी नैयर, और कहाँ एस डी बर्मन, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंपटीशन उस वक्त थी। उसके बीच में टिके रहना, हिट देना, वो गाने अच्छे बनाना, ये तो फिर अगर स्किल नहीं होगा तो आप टिकेंगे नहीं ना। तो बिल्कुल सही। ये हेमंत दा के म्यूजिक की कंट्रीब्यूशन हमारी फिल्म में, हमारा जो एरा है ना सर 50s और 60s का, 50s और 60s में हेमंत दा की कंट्रीब्यूशन बहुत सॉलिड है, म्यूजिक डायरेक्टर भी और सिंगर भी बहुत ही उम्दा है। हमको, हम उनके बिना सोच ही नहीं सकते उस एरा को, हम नहीं सोच सकते। तो हेमंत दा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस एज म्यूजिक लवर्स। जी जी और अगर आप बंगला गाने एंजॉय करते हैं तो बात ही अलग है। तब तो बंगला जी, के वो उनके आपने बताया तो मैं जरूर सुनूंगा। इतने खूबसूरत गाने हैं बंगला में इनके गाए हुए भी। अच्छा आपको गा बताता हूँ, वो सलील चौधरी का गाना है कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जी सलील चौधरी का, मुकेश की आवाज में, है ना, आनंद फिल्म का। जी उसको सुनिए आप, अब आप कहेंगे कि इतनी खूबसूरत है, इसमें मुकेश इज सुपर्ब, है ना, एकदम सुपर्ब है। उसका बंगला वर्जन हेमंत ने गाया हुआ है। वो बंगला वर्जन हेमंत का है, आमाए प्रश्न करे ए ध्रुवो तारा, नील ध्रुवो तारा, मुझसे पूछ रहा है नीले रंग का ध्रुव तारा। अरे उसको सुनिए आप, इतना खूबसूरत हेमंत का गाया हुआ है ना, आप कह ही नहीं सकते कि कोई 19-20 है मुकेश और हेमंत में से, कोई आप कह ही नहीं सकते। इतना खूबसूरत गाया हेमंत कुमार ने, आपको उस गाने से आपको इश्क हो जाएगा। बंगला गानों में हेमंत दा के अगर आप सुन पाते हैं और सुन एंजॉय कर पाते हैं तो गायकी भी और उनका म्यूजिक भी, उफ, इतना बंगला प्यारा। भाषा भले ही समझ में ना आए पर बड़ी मीठी भाषा है बांग्ला। बहुत अच्छे, एक फिल्म थी उनकी मोनिहार, फिल्म का नाम था ओके। मोनिहार, वो उनकी म्यूजिक डायरेक्शन था उसमें। सारे के सारे इतने खूबसूरत गाने हैं उसके, 5-6 गाने बहुत अच्छे गाने हैं उसके। मतलब मैं तो क्या बताऊं आपको, खुश नसीब हूं कि मैं उनको सुनता था, समझता था बंगला लैंग्वेज को भी, और गाने एंजॉय भी करता था। तो मेरे लिए दोहरा डबल वो था वहमी कि मुझे दोनों तरफ से रिवॉर्ड मिलते थे सुन के, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो ये और हेमंत दा बहुत बहुत मीठा, बहुत ही मीठा और अनुभव है हमारे लिए म्यूजिक लवर्स के लिए। जी। और मैं ये कहूँगा कि आप गोल्डन एरा के इतने बड़े-बड़े दिग्गजों से मिले हैं और इतना वार्तालाप आपका हुआ है, तो ये बड़े एक सौभाग्य की बात है, आप सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, हो गया, हो गया बस हो गया। क्योंकि रफी साहब, हाँ, देखिए रफी साहब से मैं मिला था, जी, और मैं उनको मिला था एक उनके पब्लिक परफॉर्मेंस के प्रोग्राम के दौरान अपने नेताजी इंडोर स्टेडियम में। तो जी, मैं उनको ग्रीन रूम में मिलने गया था, वो दीवार से सट के पीठ लगा के खड़े थे चुपचाप, हाथ में उनके साथ चाय का प्याला था शायद, लेकिन वो बात बात कुछ नहीं करते थे। हाँ, वो कम बस बोलते जो भी हम बोलते थे वो मुस्कुराते थे, हेलो हाय कर लेते थे। फिर उनके जो साले साहब उनके साथ रहते थे, सारी बातें और जवाब वही दिया करते थे। ज़हीर साहब, तो रफी साहब, हाँ, तो रफी साहब कोई ज़हीर, बातें करते नहीं, तो हम उनके साथ थे 20 मिनट, 15-20 मिनट करते रहे, कोशिश करते रहे, मगर उन्होंने कोई बात वगैरह की नहीं, सिर्फ मुस्कुरा के ऐसा कि हमने कहा बहुत अच्छा गाना है, ऐसे ऐसे कर दिया, ऊपर की तरफ हाथ कर देते थे, बस यही सब। वो बोलते कुछ नहीं थे, बोलने का काम उनके साले किया करते थे। तो ये एक मतलब, आप ऐसे किसी साथ हो सकता है कि रफी के साथ को वन टू वन बैठते, कभी इंटरव्यू करते तो हो सकता है बात होती। हाँ, तो बिल्कुल। ये जो लुत्फ है ना, ये मतलब मन्ना डे के साथ भी और इसके हेमंत दा के साथ भी बहुत अच्छा रहा। हेमंत दा के साथ तो बहुत ही अच्छा रहा, जो उनके साथ मैंने 2.5 घंटे, देखिए उन्होंने सोचा था कि 15 मिनट 20 मिनट बात करके चला जाऊंगा, हुँ, ये स्केड्यूल था, ठीक है। वो भी देखिए,
2.5 घंटे के बाद अंदर से बेला मुखर्जी निकल के आती हैं कमरे से और कहती हैं भाई तुमने जाना है एक जगह से, जाना कहीं जाना था उनको, तो उन्होंने हेमंत दा को रिमाइंड करा भाई तुमने जाना भी है कहीं पर, तो हेमंत दा ने हमको कहा भाई अब ये इंटरव्यू को करना पड़ेगा वरना गप्पे मारे जा रहे थे हम लोग बैठ के। हाँ जी। तो बहुत अच्छा, आपने काफी अनछुए पहलुओं को उजागर किया आज, जो हेमंत दा के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। और वैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हम हरफन मौला कलाकार किशोर दा को बोलते हैं, पर हेमंत दा को भी मैं हरफन मौला बोलूंगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन गायक भी थे वो, बेहतरीन कंपोजर भी थे और एक प्रोड्यूसर भी रहे, तो उनमें भी कई विधाएं थी। तो काफी अच्छी बात है आपने शेयर की, इसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए अगर आप देवानंद को एक आइकॉन समझते हैं, ठीक है, हमारी फिल्मों का रोमांटिक आइकॉन, ठीक, रोमांटिक आइकॉन तो उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, देवानंद से कोई बड़ा। भी तो अगर कोई आप देवानंद को रोमांटिक आइकॉन समझते हैं तो देवानंद के रोमांटिक आइकॉन में हेमंत कुमार, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आपको बिल्कुल तीनों के गानों को, तीनों की आवाज को इक्वली समझ के चलना पड़ेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। इक्वल शेयर। तो ये हेमंत दा की खूबी थी ना कि इतनी आराम से इतनी अच्छी तरह बैठ गए थे उनकी आवाज के साथ। बहुत अच्छा था उनका हेमंत दा का। हाँ, उनकी आवाज में, मतलब जैसे आपने तो अभी ये रोमांस वाली बात की, पर रोमांस को तो बहुत अच्छे से निभाया ही उन्होंने, पर उनकी आवाज में बड़ी एक डिविनिटी थी। हाँ, शोखी भी थी ना। शौकी भी थी और डिविनिटी थी, दोनों ही था, अब दोनों अब ही। देखिए अब देखिए 16वां साल और शिव जी भी आने चले, दोनों की हाँ, अलग अलग वो है ना। परस्पर एक दूसरे से अलग गाने हैं हाँ, दोनों जी। देखिए कितना सुंदर निभाया उन्होंने। बिल्कुल सही। तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, और ये जानकारी संग्रहणीय हो गई है। हमेशा जब भी हेमंत दा का कोई भी प्रशंसक यूट्यूब पे ढूंढेगा तो उसको ये जानकारी मिलेगी, तो बड़ा उसको मन में आह्लादित हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। बहुत और अच्छी बात। आपको बहुत धन्यवाद इसके लिए, और सभी दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद जो इतना सपोर्ट आप हमें दे रहे हैं। नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग।